Greetings of the day. This is Dr. Dipti Patil, practicing aquatic therapist almost since 15 years. I have been seeing pediatric cases since past 21 years. I am NDT certified, sensory integration certified, and TMR TOT certified. I am an aquatic therapy certified from Switzerland and I'm assistant lecturer in international aquatic therapy faculty which is also based in Switzerland. Having so much experience in aquatic therapy, I am a lecturer and teaches across the globe about aquatic therapy. I do have a experience of a construction of pool as well, so anybody who are interested to construct their pool in their areas, they can definitely connect with me. And today we will be talking about how aquatic therapy will be helpful for our muscular dystrophy children. Let's begin with today's session. लोग कुछ काइंड ऑफ हम लोग कुछ प्रोसेस एक्सरसाइजेस एक वीडियो प्रोटोकॉल में दे देते हैं एंड देन दे कैन प्रैक्टिस एट होम सो दोज फैसिलिटीज आल्सो वी प्रोवाइड इट इन योर इन आवर सर्विसेज सो या दिस इज अबाउट माई सेल्फ सो अभी हम लोग एक्वाटिक थेरेपी के बेनिफिट्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में ये आज का प्रेजेंटेशन है। तो मैं व्हेन आई विल बिगिन विथ माय प्रेजेंटेशन मैं थोड़ा आपको मस्कुलर डिस्ट्रोफी मोस्ट ऑफ आप लोगों को पता होगा क्योंकि यानी कुछ 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 लोगों के बच्चे काफी छोटे हो गए, जस्ट आपको 2-3 साल में 1 साल में पता चल गया होगा कि ओके आपके बच्चों में ये प्रॉब्लम हो रही है। कुछ कुछ पेरेंट्स जो ये मे बी आई कैन अंडरस्टैंड भारत एमडी के जो ये है हमारे फाउंडर्स और पायनियर्स भी उसके लिए, तो वो लोगों के बच्चे में भी क्वाइट बड़े हो गए तो वो लोगों को भी काफी एक्सपीरियंस होगा कि हम लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रोफी का प्रिवेंशन या मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो मैं उसके बारे में ही ज्यादा आज बात करूंगी एंड ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होता है इसके बारे में भी आपको एक ओवरव्यू दूंगी। 1 minute, my slide is not going ahead. Okay. सो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये मैंने जस्ट एक ये दिया है क्या रहता है एक्चुअली। तो ये आप लोगों को मुझे लगता है कि सबको पता है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, राइट? तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या दिखाता है? सो देर आर एन नंबर ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम लोगों को पता है इधर। तो क्या क्या, तो इस डिसऑर्डर में एक्चुअली मसल डीजनरेशन ज्यादा होता है एंड जैसे बच्चों से जो स्टार्ट होता है बच्चे जैसे बड़े होते जाते हैं वो डीजनरेशन मसल्स का और बढ़ते बढ़ते जाता है। ओके, वो कम नहीं होता है। तो कुछ कुछ बच्चों के ऐसे डिसऑर्डर्स रहते हैं कि हम लोग एकदम से बचपन से स्टार्ट करते हैं तो हमें काफी इंप्रूवमेंट मिलती है एंड हमारे हमें हेल्दी बच्चे काफी दिखने के लिए मिलते हैं। बट ये जेनेटिक डिसऑर्डर होने के कारण द प्रोग्रेशन जो है वो बहुत स्लो रहता है एंड बढ़ते जाता है जैसे एज बढ़ते जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे मसल में एक प्रोटीन रहता है उसको डिस्ट्रोफिन बोलते हैं, उसकी वजह से होता है। एंड अगर हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रोफी देखते हैं तो अलग अलग टाइप रहते हैं। तो ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन मैं जो आपको बोल रही हूँ हमारे सेल में रहता है। सो डीएमडी यानी ड्यूशेंस मस्कुलर डिस्ट्रोफी में ये कंप्लीटली एब्सेंट रहता है। सो वो थोड़ा फॉर्म जो रहता है वो थोड़ा सीवियर इसमें रहता है। बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी में ये सेल प्रेजेंट रहता है, ये प्रोटीन हमारे सेल में, बट इसमें थोड़ा कम क्वांटिटी में उसका प्रोग्रेस, ये पुअर पुअर रहता है और एडेक्वेट परफॉर्मेंस रहता है ये प्रोटीन का। इसकी वजह से सेल फॉर्म होते जाता है बट क्वालिटी बहुत पुअर रहती है उसकी। एंड ये बेसिकली हमें चाइल्डहुड में ही पता चल जाता है ड्यूरिंग द एजेस ऑफ 2 and 3 years में। एंड इस केस में बेसिकली बॉयज ही अफेक्टेड रहते हैं। मदर्स जो रहते हैं मोस्टली जो फीमेल्स एंड द मदर्स दे आर सपोज टू बी कैरियर रहते हैं, वो जीन कैरी करते हैं एंड मोस्टली बॉयज में ही ये अफेक्शन दिखाई देता है। एंड हम लोग अगर प्रिविलेंस देखने के लिए जाते हैं तो डीएमडी का अप्रोक्सीमेटली 6 पर
100,000 इंडिविजुअल्स में आजकल ये देखे जा रहा है। एंड इनिशियली अगर मैं मेरे प्रैक्टिस के हिसाब से आपको जस्ट कुछ बात बोलना चाहूँ, तो बेसिकली दिस हैज बीन शोन मोस्टली इन द पॉपुलेशन जहाँ पे intercaste, not intercaste, but the marriages which happens in the families, the population which is so families में consanguineous marriages हम लोग जिसको बोलते हैं, वो इसमें पहले ये चीजें ज्यादा दिखाई जाती थी, बट nowadays this has become very common with the individual who has a no relations between the consanguinity of their marriages also. So this is a new concern again. We as a practitioners also try to think what could be the reason why those genes are present in normal females also now, and those are carried to the boy, those are transferred to the boys population. ओके, सो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो ये हमारे मसल का सो ये हमारे मसल का डायग्राम है। ये हमारा मसल फाइबर रहता है, ये मसल फाइबर में ये वाला प्रोटीन कंटेंट, तो ये मसल फाइबर में डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन कंटेंट रहता है। तो ये डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोफिन वन ऑफ द प्रोटीन है। देयर इज अ वन वन विच आई नो इज कॉल्ड एज अ सेलिनो प्रोटीन ऑल्सो, दैट्स ऑल्सो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ मायोपैथी, वो काफी अफेक्ट करता है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी में ये डिस्ट्रोफिन करके प्रोटीन ये बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होता है। ओके, इसकी वजह से हमारे बॉडी के सब मसल फाइबर्स जो रहते हैं वो डेवलप ही नहीं होते हैं, हमारे बच्चों में लॉस ऑफ मसल्स दिखता है, एंड वो बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मसल्स वीकनेस दिखता है। तो फिर इनको सब चीजें करने के लिए तकलीफ होती है, बेड से उठ के बैठने के लिए, नीचे फ्लोर पे बैठे हैं उधर से उठने के लिए, तो ये सब चीजें फिर धीरे धीरे वो मसल वीकनेस बढ़ते जाता है। एंड अगर हम लोग को डीएनए का ये दिया जाए तो दिस इज अ हेल्दी डीएनए, ये वाला हेल्दी डीएनए है। तो नॉर्मल जीन एंड नॉर्मल डिस्ट्रोफिन का म्यूटेशन ऐसे रहता है, बट डीएमडी में ये म्यूटेशन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं, ये म्यूटेटेड जीन जीन है, एंड ये यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्ट्रोफिन एब्सेंट है। तो इसीलिए हमें फिर ड्यूकेन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले बच्चे दिखने के लिए मिलते हैं। सो साइंस एंड सिम्टम्स, आपको जो यू ऑल आर पेरेंट्स ओवर हियर, सो मोस्ट ऑफ यू ऑल नो क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो बेसिकली इट्स अ मसल वीकनेस, वी कॉल इट एट्रोफी। काफ मसल हाइपरट्रॉफी ये हमेशा दिखने के लिए मिलता है। तो हमें ये भी ऑब्जर्व करना है ये कैसे बढ़ता है, जैसे आपका बच्चा बड़ा होते जाता है इसमें हमें कितना डिफरेंस दिखने लगता है। तो ये ऑल्सो शोज अगेन द हमारे मसल फाइबर का क्वालिटी कितना लूज हो रहा है और कितना वीक हो रहा है। इसमें फटीग, वो बच्चे बहुत जल्दी से थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं वो बच्चे जल्दी से? क्योंकि मसल्स, हम लोग मसल्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स, हम जो मसल से ब्रीथ करते हैं, वो मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एंड्योरेंस, एंड्योरेंस यानी हमारा स्टेमिना। तो वो मसल्स भी उतने ही वीक रहते हैं, तो इसीलिए हमारे बच्चों को ज्यादा थोड़ा भी चलना हो जाता है, कुछ जंपिंग एक्टिविटीज हो जाती है तो जल्दी से थक जाते हैं। उन लोगों का टो वॉकिंग क्यों होता है? क्योंकि ये काफ मसल हाइपरट्रॉफी की वजह से यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये मसल स्ट्रांग रहते हैं, बट इधर वाले मसल्स जो हमें हील नीचे करने के लिए अलाउ करता है, वो मसल्स वीक हो जाते हैं काफी, तो हमें टो वॉकिंग दिखने के लिए मिलता है। डिफिकल्टी क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स, क्योंकि ओवरऑल हम लोग उसको ग्रॉस मोटर फंक्शन बोलते हैं, वो सब हमारे वो मसल्स में भी, कोर मसल्स में भी काफी उसका अफेक्शन रहता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। ये सब फटीग एंड ये मसल वीकनेस, इसकी वजह से फ्रिक्वेंट फॉल्स काफी रहते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर कुछ धक्का लग जाता है, कुछ फास्ट चलना हो जाता है, तो दे डू नॉट, देयर मसल्स डू नॉट हैव अ दैट मच ऑफ अ एक्शन कि अरे मैं गिर रहा हूं तो मैं खुद को संभालू कैसे। वैसे उसकी वजह से ज्यादा फॉल्स भी रहते हैं। डेवलपमेंटल डिलेज हमेशा रहते। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी, क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स हमें उतना, वो भी उसी उतना ही वीक हो जाते हैं। लर्निंग डिफरेंसेस रहते हैं, सेम वे जैसे रेस्पिरेटरी मसल्स हमारे ब्रेन मसल्स ऑल्सो। सो सम पीपल आर रियली वेरी गुड इन इन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज ऑल्सो, बट कुछ कुछ लोगों को लर्निंग डिफिकल्टीज हो सकती है, बट नॉट ऑल द चिल्ड्रन। डिले स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट
डेवलपमेंट ऑल्सो। स्कोलियोसिस, तो स्कोलियोसिस क्या होता है? सो स्कोलियोसिस इज लाइक, जैसे आपका बच्चा 10 या 11 साल के इसमें चला जाता है, तो उसकी एक्टिविटीज जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। एक साइड पे ज्यादा बैठना चालू हो जाता है, तो ज्यादा बैठने के बाद वो जो पॉस्चर उसको ऐसा जैसा अच्छा लगता है, वो पॉस्चर में ढलते जाता है। ओके, वो ढलने के कारण वो गलत गलत तरीके से बैठना चालू हो जाता है। सो उसकी वजह से आपके स्पाइन में कर्व आ जाता है। सो दैट इज अ स्कोलियोसिस। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करने के लिए। तो हमेशा अगर जैसे हम हमारे बच्चों को थोड़ा आड़ा खड़े हुए या फिर ऐसे टेढ़ा बैठे हुए देख रहे हैं, यू शुड बी ऑलवेज चेक इट आउट कि उसको सपोर्ट दे, कुछ तो भी ब्रेस पहना के दे। तो अगर सिटिंग टाइम उसका ज्यादा हो रहा है, कुछ तो भी ब्रेस देकर उसको हमेशा सपोर्ट रखे, तो हमें स्कोलियोसिस और स्पाइनल डिफॉर्मिटीज ज्यादा नहीं देखने के लिए मिलेंगे। स्कोलियोसिस का और एक कारण भी है, नहीं डेवलप होने देना चाहिए, क्योंकि हमारी स्पाइन यहाँ से नेक से पूरा नीचे से ऊपर तक जाती है, एंड बीच में जहाँ पे हमारा बीच का थोरैसिक स्पाइन स्टार्ट हो जाता है, वहां पे अगर वो कर्व हो जाता है तो हमारे लंग्स को भी वो स्पाइन प्रेस करते जाता है। तो अगर वो स्पाइन ने लंग्स को प्रेस करना चालू कर दिया, तो हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काफी काफी बढ़ जाते हैं। तो उसके बारे में हमेशा केयरफुल रहना है। आपके बच्चे में थकान ज्यादा होने लगेगी, खाने में प्रॉब्लम होगा, स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम होगा, ये सब चीजें। इसीलिए ये स्कोलियोसिस के लिए हमेशा ऑब्जर्व करते रहना है आपको अपने बच्चों के लिए। ये बच्चों का हमेशा हाइट कम रहता है। ओके, एंड ये प्रोग्रेशन कैसे होता है? सो अभी बिगिनिंग ऑफ द सेशन ओनली मिसेस रमाजी सेड दैट कि ये प्रोग्रेसिव है, हमारे पास इसका क्योर ज्यादा नहीं है, विच इज वेरी ट्रू। बट वो क्योर नहीं होने के बाद भी हमारा प्रिवेंशन कैसे होता है, और अभी फिर आपको अपने बच्चों को ऑब्जर्व कैसे करना है कि हमें कहाँ पे हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ अचीव करके, एटलीस्ट हमारा बच्चा अगर व्हील चेयर बाउंड भी हो जाता है, तो कितना हमें उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट हैंड्स उसके इफेक्टिव रहने चाहिए, उसको खाना पीना खुद से आना चाहिए, अगर रीडिंग पसंद है तो थोड़ा रीडिंग, मोबाइल चलाना, ये सब चीजें थोड़ा उसको इफेक्टिवली आना चाहिए। ये सब थोड़ा ध्यान में रखना है, और वो कैसे एज के हिसाब से अफेक्ट होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सो 0 to 3 years में हमेशा हमारे बच्चों में डेवलपमेंटल डिलेज दिखते हैं, वो हमारे ग्रॉस मोटर फंक्शन में और फाइन मोटर। सो ग्रॉस मोटर फंक्शन यानी बेड पर से उठना, उठ के खड़े रहना, सोफे पर से उठ के खड़े रह के चलना है, स्टेयरकेस क्लाइंबिंग करना है, भागना है, स्कूल में एक्टिविटीज के लिए पार्टिसिपेट करना है, ये सब चीजें होती है वो ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर में कुछ कुछ बच्चे, फाइन मोटर में सपोज स्पून ही निकाल के मुंह में डालना है, या कुछ एक्टिविटीज बिस्किट खाने के लिए देना है तो वो पकड़ पा के मुंह में डालना है, ये सब भी चीजें हैं, तो फाइन मोटर में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो ये सब थोड़ा जो बच्चे अभी ये एज ग्रुप निकल गए हैं, तो विच इज ओके, यू पीपल मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, बट दिस इज हाउ द अफेक्शन हैपेंस। एज 5 में हम लोगों को मैक्सिमम वीकनेस ऑब्जर्व दिखता है कि हमारा बच्चा अभी धीरे धीरे वीक होते जा रहा है, जो चीजें ये पहले कर पा रहा है ये अभी नहीं जम रही है उससे। ओके, बाय द एज ऑफ 10 and 12 years हम लोग 70% ऑफ द बॉयज लूज एम्बुलेशन, यानी उनका चलना बंद हो जाता है मैक्सिमम बॉयज में, एंड वो व्हील चेयर बाउंड बन जाते हैं। एंड एट द एज ऑफ 15 बहुत सारे बच्चों को नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटरी सपोर्ट लगता है। सो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटरी सपोर्ट क्या होता है? मैं पहले से बात कर रही हूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा ब्रीदिंग। ओके, सो हमारे ब्रीदिंग पैटर्न्स में वो मसल्स भी इतने वीक हो जाते हैं कि बच्चा नॉर्मली भी ब्रीथ कर नहीं पाता है। तो उसके लिए हमें एटलीस्ट बाईपैप बाईपैप घर पे लाके रखना रहता है। दिन भर ही इज स्टिल फाइन, बट एटलीस्ट एट अ नाइट टाइम उसको ब्रीदिंग में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो हमें एक नॉन इन्वेजिव, तो एक बाईपैप का छोटा ट्रेंडी मशीन मिलता है, हमें प्रॉपर वेंटिलेटर घर पे नहीं रखना रहता है, बट छोटा बाईपैप का ट्रेंडी मशीन मिलता है, वो आपको रात को वो ऑक्सीजन बच्चों को देना रहता है। सो दैट्स हाउ देन एटलीस्ट मॉर्निंग व्हेन ही वेक्स अप विद अ गुड ऑक्सीजन एंड and the field is the lungs with oxygen, and we can see that okay, my child is healthy when he wakes up in the morning. So
ये चीजों में ध्यान रखना है। तो आपका बच्चा अगर 14-15 एज में जाता है, तो रात के टाइम पे हमेशा ध्यान रखना है उसको ब्रीदिंग में तकलीफ हो रही है क्या। सो यू हैव टू बी ऑलवेज केयरफुल ऑफ ऑल दिस एंड ऑब्जर्वेंट फॉर ऑल दिस चेंजेस फॉर दिस चिल्ड्रन। एंड 20+ में एडवांस रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली व्हीलचेयर बाउंड होते हैं। एक्टिविटीज करना, एक जगह से उठ के बैठना, ये सब चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। तो एट द एंड में काफी कॉम्प्लिकेशंस इन बच्चों में दिखने के लिए मिलती हैं। सो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास है, तो सब लोग मेडिसिन मेडिसिन करते हैं, या दिस इज ये जेनेटिक डिसऑर्डर काफी नोन है, एंड काफी लोगों में भी अभी वी कैन सी इट। सो द डॉक्टर्स, ऑल द साइंटिस्ट आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन द ऑन दिस, कि हम लोग एक्सॉन म्यूटेशन है या फिर एक्सॉन ट्रांसफर है, क्या कर सकते हैं। काफी सारे ट्रायल्स चल रहे हैं, सो पीपल आर वर्किंग, बट अभी तक एकदम 100% श्योरिटी से कोई भी नहीं बोल पा रहा है कि देर इज अ क्योर फॉर एमडी। सो यू एज अ पेरेंट्स हैव टू बी एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर हाउ योर चाइल्ड इज गोइंग टू बी। ओके, सो फॉर दैट फिजियोथेरेपी इज द बेस्ट ऑप्शन रहता है फॉर आपके बच्चों के लिए, मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस एंड द प्रिवेंशन, जैसे मैंने स्कोलियोसिस की बात की, वो नहीं डेवलप होने देना चाहिए। सो रेगुलर एक्सरसाइजेज जरूरी हैं। बहुत सारे मसल्स एंड जॉइंट्स में टाइटनेस डेवलप होने लगता है अगर बैठे रहता है बच्चा ज्यादा टाइम, तो वो नहीं होना चाहिए। सो ये सब चीजें, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज दिन में होनी चाहिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज दिन में होनी ही चाहिए। सो ये सब चीजें आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके या फिर होम प्रोग्राम आप उनसे लेके आप घर पे ये सब चीजें कंटिन्यू करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वाटिक थेरेपी, दिस इज वन ऑफ द टूल, नाउ लॉट्स ऑफ पीपल आर गोइंग फॉर इट। अभी ये नया है। मैं आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 15 years, सो आई कैनॉट से नया है, बट या फॉर लॉट्स ऑफ पीपल दिस इज अ स्टिल अन व्हाट आई कैन से अनएक्सप्लोर्ड ऑप्शन है। अभी तक फ्यू पीपल आर ट्राइंग दिस, बट कुछ कुछ लोगों के पास अवेलेबिलिटी भी नहीं है, इसकी वजह से ट्राई भी नहीं कर पा रहे हैं। रेगुलर फॉलो अप विद डॉक्टर्स, एक्सॉन ट्रांसफर इज फाइन। रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मेंटेनेंस, ये एक मेजर पार्ट हो जाता है। व्हाट मेरे इतने दिन के प्रैक्टिस से, एंड देन मैंने जो अभी एमडी और बाकी डिस्ट्रोफी के भी पेशेंट्स, डिस्ट्रोफी एंड द मायोपैथीज के भी जो पेशेंट्स देखे हैं, व्हेन वी ट्राई टू रियली वर्क ऑन द रेस्पिरेटरी एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हम ऑलवेज देखते हैं कि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी मेंटेन रहता है। तो ये दो चीजें मस्कुलर डिस्ट्रोफी में हमेशा ध्यान में रखनी है हमें, ये दो सिस्टम। तो आपका बच्चा बात करने के लिए भी ज्यादा थकेगा नहीं, विल बी एबल टू कम्युनिकेट। अगर वो आपसे कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहा है, तो देन इट्स लाइक हाफ ऑफ हीज फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो, व्हाई आई एम नॉट एबल टू वॉक, व्हाई आई एम नॉट लाइक अ अदर चाइल्ड। ओके, मैं दूसरे बच्चे जैसा क्यों नहीं हूं, मैं क्यों नहीं चल पाता हूँ। ये चीजें भी धीरे धीरे उसको अंडरस्टैंड करना फिर इजी हो जाता है, बिकॉज ही इज एबल टू कम्युनिकेट। एंड कम्युनिकेट करने के लिए भी आपका रेस्पिरेटरी एंड योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। सो मसल्स and the gross motor function is definitely a part of it, but when your child is like a wheelchair bound, respiratory system is the major system which we always deal with। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। नाउ, अगर मैंने अभी एक्वाटिक थेरेपी के बारे में बात की, तो एक्वाटिक थेरेपी मस्कुलर डिस्ट्रोफी में कैसे हेल्प करता है। सो व्हाट वी से दैट कि एक्वाटिक एक बहुत ही नेचुरल मीडियम है, वंडरफुल मीडियम है। सो मैं अभी उसके बेनिफिट्स भी सब आप लोगों को बताने वाली हूँ, जैसे मैं अभी आगे आगे स्लाइड्स में जा रही हूँ। बट जो भी बच्चे एक्वाटिक थेरेपी के लिए आते हैं, वो कुछ भी पेन एक्सपीरियंस नहीं करते। ओके, एंड दे ऑलवेज हैव फन इन द वाटर। जो चीजें वो बाहर लैंड पे नहीं कर सकते हैं, वो चीजें बहुत पानी में कर सकते हैं। सो वो एक बहुत अच्छा मीडियम देता है सब बच्चों को वो मूवमेंट एक्सपीरियंस करने के लिए। एंड नाउ एक्वाटिक फिजियोथेरेपी का अगर रोल है, तो वी बिगिन विथ अर्ली इंटरवेंशन। यानी अर्ली इंटरवेंशन यानी जब से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अगर वी अंडरस्टैंड कि आपके बच्चों को डायग्नोज हो जाता है, सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड बिगिन एज सून एज पॉसिबल। ओके, जितना जल्दी ये होता है, तो वैसे हमारा प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज
थोड़ा हम लोग हॉल्ट कर सकते हैं, थोड़ा स्लो कर सकते हैं। वी कैन नॉट स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, ओके, बट एटलीस्ट हम लोग अर्ली इंटरवेंशन भी एज अ एक्वाटिक थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम लोग प्रोग्रेशन डेफिनेटली स्लो कर सकते हैं। तो वो एक मेजर एक्वाटिक थेरेपी का एडवांटेज एंड रोल है। वी कैन बिगिन फॉर ऑल एजेस में, हम लोग न्यूनेट से लेके पूरे एल्डरली तक वी कैन टेक एवरीबडी इन द पूल। एंड ऑल एबिलिटीज यानी व्हाट आई कैन से, मैं अगर हमारे व्हील चेयर बाउंड बच्चे बिल्कुल भी उठ के खड़े नहीं रह पाते हैं, वॉकिंग नहीं कर पाते हैं, आई विल मेक श्योर माई दैट पर्सन और दैट चाइल्ड विल वॉक इंडिपेंडेंटली इन द वाटर। सो ऑल एबिलिटीज, सो वो एबिलिटी वो बाहर नहीं दिखाएगा, बट ही विल शो दैट एबिलिटी इन द वाटर। So that is again kind of, I can say, my functional goal. My child is walking in the water independently. And trust me, the joy of a walking, what he can experience in the water is like out of the world. When I get the testimonials or any of the parents feedback about it, we also feel really happy that child is doing something, that his child moving in the water. So yeah, इधर भी फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन टू एलाइट एथलेट्स। तो फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारा मसल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन हम बाहर नहीं कर पाते हैं, वो पानी में कर पाते हैं। वो पानी में कैसे कर पाते हैं, मैं अभी बाद के स्लाइड्स में आपको समझा के बताऊंगी। एंड इट्स अ पेशेंट गोल ओरिएंटेड। सो मुझे पता है कि मुझे मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट के लिए इतने मूवमेंट्स रेगुलर करवानी है, मुझे रेस्पिरेटरी फंक्शन पे ही काम करना है, उसके ब्रीदिंग पैटर्न्स पे ही काम करना है, मुझे देखना है कि मेरा बच्चा ज्यादा थकना नहीं चाहिए बाहर जाने के बाद। सो आई विल ऑलवेज मेक श्योर कि मैं गोल ओरिएंटेड ही कैसे वो पेशेंट को या पर्सन को काम करूंगी पानी में। एंड साइकोलॉजिकल रिहैब। सो साइकोलॉजिकल रिहैब एज इन इट्स काइंड ऑफ योर योर इमोशनल वेलबींग। सो यस, पानी में आने के बाद आपका बच्चा एक्चुअली एंजॉय करेगा। सो द पेरेंट्स वुड रियली want to see their child in a joy and fun way to enjoy something, that is aquatic therapy, that already relieves your psychological stress. That effect is for the parent as well, okay? आप जैसा देखते हो बच्चों को, वाह he is not, ये नहीं कर पा रहा है बट इधर मेरा बच्चा कर पा रहा है, वो पेरेंट्स को भी जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसके जो मूवमेंट्स में, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ इट। एंड एज अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग एक्वाटिक थेरेपी इन द पूल, even that boy also has the gala session in the water always. ओके, सो अभी मैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में बात करूंगी। सो ये प्रॉपर्टीज वाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस रहते हैं कि ये पानी में हमारा बच्चा क्या कर पाएगा, क्योंकि ये तो प्रोग्रेसिव डिसीज है, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारे बच्चे क्यूअर तो नहीं है, तो फिर हम क्या, सो पानी में क्यों काम करेगा, हम तो जनरल फिजियोथेरेपी भी ले सकते हैं। सो अभी मैं ये सब इफेक्ट्स में से आपको हर एक का बता दूंगी कि ये पानी में कैसे इफेक्टिव रहेगा। सो बायंसी, सो पानी में बायंसी होता है, ये शायद सबको आपको पता है। सो ग्रेविटी नहीं रहता है पानी में, हमारे मसल मूवमेंट को मूव करने के लिए एक अमाउंट ऑफ अ फोर्स लगता है, एक अमाउंट ऑफ अ प्रेशर लगता है, एंड दैट प्रेशर, सो ग्रेविटी जो रहता है वो हमें वो प्रेशर एंड फोर्स लगाने के लिए हेल्प करता है। बट हमारे मसल्स इतने वीक रहते हैं, सो ड्यू टू ग्रेविटी वी आर नॉट एबल टू इमर्ज, और हम लोग उतना फोर्स लगा नहीं पाते हैं वो मूवमेंट करने के लिए। बट पानी में बायंसी रहता है, सो बायंसी की वजह से मूवमेंट जो होती है पानी में काफी इजी होती है। बायंसी की वजह से अगर आपका बच्चा पानी में जाता है तो वो एकदम मिनिमम वेट एक्सपीरियंस करता है, उसका जो बॉडी वेट रहता है वो बहुत कम एक्सपीरियंस करता है। एंड बॉडी में पानी में मूवमेंट्स है काफी, तो उसकी वजह से अगर वो सिंपल क्लैपिंग भी कर रहा है पानी में, तो भी ही विल एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ फ्री मूवमेंट एंड ही विल फील इजी टू क्लैप। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ बायंसी, हमें बहुत कम वेट एक्सपीरियंस होता है पानी में। एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो ये क्या होता है? सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऐसा रहता है जो पानी हमारे बॉडी में चारों तरीके से प्रेशर डालता है। पानी में खुद का रेजिस्टेंस होता है, अगर इफ आप में से कोई स्विमर होगा, कुछ भी होगा, तो स्विमिंग के लिए हमें हाथ ऐसे डालना भी होगा, तो हमें बहुत प्रेशर लगा के पानी को बाजू में करना रहता है, देन वी मूव फॉरवर्ड। सो वो पानी का प्रेशर, अगर हम खड़े रहते हैं पानी में, तो वो चारों साइड से आता है।
ओके। सो वो प्रेशर हमें रेस्पिरेटरी फंक्शन या हमारा ब्रीदिंग क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हेल्प करता है। सो ये कैसे हेल्प करता है? पानी का प्रेशर जैसे नीचे पैरों से जाके जो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो होता है वो टुवर्ड्स हार्ट की तरफ जाता है, तो हमारे हार्ट मसल उसमें ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। हार्ट मसल एक्टिव हो जाने से हार्ट का फंक्शन अच्छा रहता है, बढ़ता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, अभी ब्रीदिंग सिस्टम, तो हमारे पानी के वो प्रेशर से हमारा डायफ्राम जो रहता है वो एक्चुअली इज अ मेजर ब्रीदिंग मसल, वो डायफ्राम ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो ऊपर शिफ्ट होने के कारण लंग्स का जो होता है वो मोर एक्सपांशन होता है। सो आपके बच्चा ज्यादा वहां पे ब्रीथ आउट करेगा ऐसे। सो वो ब्रीद आउट करने से वी कॉल इट एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। वो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जैसे बढ़ती जाएगी वैसे आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। सो दैट्स अ फिजियोलॉजी। तो ये होने के कारण आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड आपके लंग मसल्स भी काफी एक्टिव रहते हैं एंड हेल्दी रहते हैं। सो दिस इज वन इफेक्ट विच इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर आवर चिल्ड्रन। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी यानी अगर आपको पानी में मूव करना है तो पानी का डेंसिटी ऐसा रहता है कि हम आराम से पानी के सरफेस को मूव कर पाएंगे। एंड अभी थर्मोडायनेमिक्स, तो ये थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स यानी टेम्परेचर ऑफ द वाटर। हमारे बच्चों के लिए इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल, हमारा जो पानी का टेम्परेचर होना चाहिए वो 30 से 34 डिग्री तक होना चाहिए। ओके। ये बीच में अगर हम पानी का टेम्परेचर रखते हैं तो हमारे बच्चे ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। एंड एंड मूवमेंट, वार्म वाटर होने के कारण मूवमेंट्स भी काफी इजी रहती हैं। एंड हम पेरेंट्स को हमेशा ये रहता है कि नहीं, पानी में जाएगा, ठंडे पानी में करेगा, फिर से सर्दी खांसी हो जाएगी, वैसे भी मूवमेंट्स कम रहते हैं हमारे बच्चों के। तो वो प्रॉब्लम ये वार्म वाटर टेम्परेचर में बिल्कुल भी नहीं होता है। सो वो एक थोड़ा सा इफेक्ट है। एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ऑल आवर चिल्ड्रन। बहुत इजी हो जाता है, किसी को सर्दी खांसी नहीं होती है अगर हम पानी का टेम्परेचर प्रॉपरली 30 to 34 डिग्री तक मेंटेन करते हैं तो। एंड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वाटर। मुझे पानी में भागने के लिए थोड़ा अलग से ज्यादा रेजिस्ट करके, सो पानी में भागना इतना इजी नहीं होता है, मुझे वो विस्कोसिटी के कारण थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। बट वो एफर्ट अगर मैं लगाती हूँ भागने में, वो मेरा गुड एफर्ट रहता है, उसमें मेरा स्ट्रेंथ भी डेवलप होता है एंड मैं भाग भी पाती हूँ। एंड मुझे रुकना भी है तो मैं रुक भी पाती हूँ उसमें। ओके, क्योंकि पानी का प्रेशर मुझे हेल्प करता है, अगर मैं गिर रही हूं तो मैं खुद को संभालू कैसे। सो ये हमारे बच्चों का फ्रीक्वेंट फॉल्स जो होता है बाहर, तो ये भी हमें एक एक काइंड ऑफ हमारा गोल करके, गोल सेटिंग करके भी हम लोग फ्रीक्वेंट फॉल्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस विस्कोसिटी प्रॉपर्टी हेल्प्स टू रिड्यूस देयर फॉल्स। मेटासेंट्रिक इफेक्ट ये थोड़ा अलग है, ये फॉर द फिजियोथेरेपी पार्टिसिपेंट्स के लिए है। इट्स अ काइंड ऑफ बैलेंस बिटवीन योर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द बायेंसी फोर्स। तो हम लोग उनको कैसे बैलेंस करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग कौन से एक्टिविटीज वो पेशेंट्स को देते हैं, उसके तरीके से वो डिफाइन होता है। एंड हाइड्रोडायनामिक्स इज लाइक ऑल अदर प्रॉपर्टीज, ये कैसे इफेक्टिवली हेल्प करती है। सो हम हमारे बच्चों में एक गोल सेट करके उसका वो इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। फाइन। ओके, सो ये अभी मैंने प्रॉपर्टीज ये जो अभी आपको बताए हैं, तो यू कैन इमेजिन कि हमें पूल का वो कैसा जो पूल हमें चाहिए कैसे तरीके से चाहिए। सो ये सब हमारी जो चीजें हैं इधर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में, दैट शोज यू शुड हैव अ थेरेपी कंट्रोल पूल और द थेरापिटिक पूल। ओके, जहां पे ये सब चीजें हमें मैनेज करनी है, हमें टेम्परेचर मैनेज करना है, हमें डेंसिटी मैनेज करनी है, हमें बायंसी मैनेज करनी है। सो बायंसी ऐसा भी काम करता है, अगर आप बायंसी अगर आप पानी का डेप्थ है, पानी का डेप्थ अगर आपका बॉडी पूरा इधर तक इमर्स्ड है पानी में, तो इट्स इजी फॉर द पर्सन टू डू एनी एक्टिविटीज। बट अगर आपकी आपकी बॉडी का सिर्फ हिप तक, हिप यानी कमर तक ही पानी आ रहा है, तो आपको डिफिकल्ट हो जाता है
उसमें थेरेपी करने के लिए, क्योंकि वो ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा मिलता है उधर, बट बायंसी इफेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि आपका आधा से ज्यादा पानी, बॉडी का पार्ट पानी के बाहर रहता है। ठीक है, सो ये इसके लिए आपको वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए डेप्थ ऑफ द पूल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कितने डेप्थ में हमें पूल चाहिए। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी उसी में काम करेगा। अगर आपका बॉडी यहां तक इमर्स्ड है, पूरा चेस्ट तक, पूरा नेक तक, तो ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से आपके लंग्स में पूरा जो इफेक्ट आ रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ही आ पाएगा। अगर आप हिप लेवल पे है तो वो नहीं आ पाएगा। So these are the things are very important for our dystrophy children to have the therapeutic pull experience. Yeah, so I'm just put this picture of the normal pool. So some people always say that कि okay हम लोग टब ले लेते हैं उसको उसमें aquatic therapy कर लेते हैं। So हाँ, let me tell you, so this is not an aquatic therapy. So अगर आपका ये पूल ये बच्चों के नेक तक पानी आ रहा है एंड कर रहा है, तो ये डेफिनेटली इफेक्टिव है, बट उसमें भी आपको कैसे करना है वो ज्यादा मायने रखता है। तो ये सब चीजों में ये पुल ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है, and इसमें टेम्परेचर भी आप कैसे मेंटेन कर पाते हो वो सब भी आपको देखना रहता है। सो जस्ट स्विमिंग करना है या उसको पैर हिलाने हैं पानी में, वो एक्वाटिक थेरेपी नहीं होता है। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, अभी मैं एक्वाटिक थेरेपी कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी बात करूंगी। So concepts in aquatic therapy. So actually, as a practitioner for so many years, we believe in this concept. So first आ जाता है Halivic therapy, वाटर स्पेसिफिक थेरेपी। मैंने हर एक का इधर यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड्स आपको दिए हैं कि हेलिविक थेरेपी में क्या होता है एंड वाटर स्पेसिफिक थेरेपी में क्या होता है। बद्रगाज रिंग मेथड है, एक्वा एरोबिक्स फिटनेस भी है, एंड आइची एंड एक्वाटी रिलैक्स भी है। सो एक ओवरव्यू के लिए जस्ट आई विल एक्सप्लेन इन 1 or 2 sentences। हैल्विक थेरेपी इज बेसिकली हमें बच्चों को स्विमिंग कैसे सिखानी है उसके ऊपर काम करता है। वो प्रॉपर हमें 10 पॉइंट प्रेजेंटेशन हम लोग बोलते हैं, 10 पॉइंट प्रोग्राम, तो वहां पे वो 10 पॉइंट्स रहते हैं जो सिस्टमैटिक वे से जाना पड़ता है, एंड देर आर अ लॉट ऑफ अ रोटेशन कंट्रोल इन दैट। एंड इन दैट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एज और एज एन एक्वाटिक थेरेपिस्ट वी नो हमें कौन से मसल वर्क पे काम करना है। तो वो हमारा सिर्फ स्विमिंग ही नहीं सिखा पाता है, बट देन वी वर्क ऑन अ फंक्शन ऑल्सो। मैं वो हेलोविक 10 पॉइंट का कॉम्बिनेशन करके मैं मेरे बच्चों में चलने का डिफिकल्टी कैसे सॉल्व कर पाऊंगी, गेटिंग अप फ्रॉम द फ्लोर कैसे सॉल्व कर पाऊंगी, वो सब मुझे ध्यान में रख के देन आई हैव टू प्लान द प्रोग्राम। वाटर स्पेसिफिक थेरेपी भी ये हैलोविक थेरेपी का एक्सटेंशन रहता है। एक्सटेंड दिस इज एन एक्सटेंशन, एंड वाटर स्पेसिफिक थेरेपी में हम लोग काफी अदर इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज अ नूडल रहता है जो पानी में पुश करने के लिए, डंबल्स रहते हैं, किक बोर्ड्स रहते हैं, टॉयज रहते हैं, काफी कलरफुल टॉयज, ब्लोइंग एक्टिविटीज के लिए हमारे पास बॉल्स फ्लिप्स वगैरह ये सब चीजें रहता है। सो ऑल दोस थिंग्स ऑल्सो वी कैन यूज इन अ वाटर स्पेसिफिक थेरेपी। बद्रगाज रिंग मेथड ये कंप्लीटली डिफरेंट मेथड है। इसमें हमें पर्सन को पूरा पानी के सरफेस पे सुला के रिंग्स देने पड़ते हैं, एक नेक में, एक पेल्विक में एंड एक एंकल पे, ऐसे रिंग्स देने पड़ते हैं पूरे। एंड देन उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस देके हर एक मूवमेंट करनी पड़ती है। सो बेसिकली बद्रगाज रिंग मेथड में एमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट्स के लिए बहुत करती नहीं हूँ, कॉग्निशन बेस्ड एक्टिविटी रहती है ये, तो ये ज्यादा बच्चों के लिए ज्यादा काम में नहीं आती है। Aqua aerobics and aqua fitness, yes, we can use this for the group of all the dystrophy patients। तो few group of patients के लिए साथ में करके हम लोग definitely we can be a part of them, like one therapist and the one child, and we can definitely allow for the aqua fitness session for them। Aichi and Aquati relax. These are the two techniques which are basically for the psychological relaxation who are really having depression and really अभी मैं क्या करूँ, मुझे नहीं कुछ हो रहा है, मुझे अभी नहीं जम रहा है, ये सब चीजें एंजाइटी, ये सब चीजें हैं बच्चों में डेवलप होती हैं। तो वी कैन डू दीज एक्टिविटीज ऑल्सो। उसमें हमें थोड़ा और ज्यादा अच्छे से बच्चों में ये करने के लिए हेल्प होता है। एंड आइची में ऐसा रहता है कि आइची में कुछ टेक्निक्स रहते हैं, काताज रहते हैं, विच आर इन्वॉल्व विद द ब्रीदिंग पैटर्न। सो व्हेन आई ब्रीद इन ब्रीद आउट, उसमें हमें कौन से एक्शंस करने रहते हैं। सो दोज आर काइंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पोजेस। वो जो पोजेस हैं वो हमें ब्रीदिंग के साथ इन एंड आउट में करने रहते हैं।
Okay, so these are some water specific therapy. This thing. So this is a boy of a muscular dystrophy. This is also a child of one of the therapist, and yeah. So she is doing. She, as in, I allow my pool for her to practice for her son, and she's a therapist, so it's definitely fine. I just show her a few exercises, and she can follow those exercises with him, and we are seeing a difference in him. So this is so what I have just explained you about buoyancy and gravity. You can see his stack is climbing over here. Hmm? I'll just explain it. So see how he's doing it. He is holding his both hands there when he is out of the water for more time. Now here, see, he left his hand immediately. The movement, his body part is immersed in the water. Now he comes up without holding. Okay? Yeah. And now here, without holding, and the moment he started coming towards the stairs, he started using his hands, and now with the one step up, he will hold the railing also. So you can see the effect of the gravity and the buoyancy over here. इधर steps पे उसको difficult जा रहा है पानी में उतरने के लिए. The movement, वो जैसे पानी में उसका body ज्यादा immersed हो जाता है, he finds easy to move in the water. Now here I'm giving these exercises for upper extremity. So this noodle, you can see that कि वो noodle को press करने में भी उसे काफी तकलीफ हो रही है. एंड आप लोग इमेजिन कर सकते हैं ये एक्टिविटी आप बाहर कहीं पे करवा सकते हैं आपके बच्चों को. सो मैं ये एक्टिविटी करने के टाइम पे मेरा फोकस पूरा है कि वो अपना कोर यूज करे. सो अगर ये हाथ पूरा ऊपर लेके जा रहा है तो मुझे कंप्लीट शोल्डर मोबिलिटी मिल रही है. नीचे ले रहा है तो ही हैज टू पुश द वाटर सरफेस विद द नूडल. तो मुझे स्ट्रेंथनिंग मिल रहा है. वो पुश करने के लिए आई वॉन्ट हिम टू बी कंप्लीटली स्टेबल इन द वाटर. ओके, पानी में वो पहले ही सीधा खड़ा रहना चाहिए. जैसे जैसे वो नीचे पुश करने के लिए जाएगा, वैसे उसके पैर भी ऊपर आ सकते हैं क्योंकि उसके पैर में उतनी ताकत नहीं है. बट नाउ दिस इज लाइक विथ प्रैक्टिस, उसको पता है मुझे पानी में इतने प्रेशर से पैर को सीधा खड़ा रखना है. सो दिस इज हाउ लाइक आप ऑलरेडी स्ट्रेंथनिंग भी कर रहे हैं, पैरों का कोर का भी स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, ही इज पुशिंग विथ अपर एक्सट्रीमिटी, तो उसका वो भी पुश अच्छा हो रहा है. Okay. Now this is the Halevik technique. So here, I am ये इसमें I had just given him this neck collar. Usually we don't give it. So थोड़ा उसको fear रहता है कि मेरा neck ज़्यादा पानी में जाएगा. So here I am helping him to get up from the bed. Okay. So वो थोड़ा साइड में टर्न होके ही इज ट्राइंग टू डू द साइड मूवमेंट्स एंड वर्किंग ऑन हिज ऑब्लिक्स. तो मुझे पहले ऑब्लिक्स पे मसल्स ये वाले जो रहते हैं, हम लोग उठते भी है तो हम साइड में टर्न होके उठते हैं, तो उसमें ऑब्लिक्स के लिए आई वॉज वर्किंग ऑन हिम. उसमें मैंने पैरों को उसको मेरे पैर पे रखे, ही हैज टू पुश हिज लेग्स ऑन माई लेग्स एंड देन ट्राई टू गेट अप. सो वहां पे बहुत ज्यादा कोर वर्क एंड ऑब्लिक वर्क होता है. वो आपको ऑब्लिक यानी ये एब्डोमिनल मसल का एक पार्ट है, एंड कोर मसल बहुत आपको शायद सबको ही पता है. कोर यानी एब्डोमिनल मसल्स का मेजर ये रहता है, तो उसमें वो मैक्सिमम हमें इफेक्टिवली चाहिए रहता है. सो वो कैसे काम, अगर वो आपका अच्छे से काम करने लगता है तो मैक्सिमम चीजें आपको इजी दिखती है करने, इजी हो जाती है करने के लिए. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्रेनिंग हिम फॉर दैट. This one. So after few sessions, he started swimming on his own. So here also, इसके core यहाँ पे his core muscles are little poor over here. So I'm helping him to keep his hips also up and asking him to move the water with the hands. And we always actually advise for the supine swimming. Supine यानी swimming in a straight line in the beginning. So Halevik technique always teaches you how to swim independently with the head up, okay, not head down. So kids are really comfortable when they know that कि पानी मुंह में नहीं जाने वाला है. एंड ट्रस्ट में यहाँ पे जो एक्सपांशन ऑफ हमारा चेस्ट होता है, जो हैंड मूवमेंट्स होते हैं, हमें पानी मूव करने के लिए जो स्ट्रेंथ लगता है, वो भी काफी इजीली हो पाता है. And we develop more strength with those muscles, and with that the respiratory muscles function also happens in, and in that the moving of leg जो हो रहा है, kicking off, यहाँ पे I have a longer video also, but I have not put the complete video over here. So he was able to do a better swimming patterns also in supine now without my help. Okay. Now
For the elderly children, so we always have a concern about now the kids, maybe I cannot say the kids now, but the adolescents after the age of 18, 19 years who are wheelchair bound. So how we do the entry and exit? So entry and exit, mostly we have a this corner of our pool, so we can ask if they are able to put them on these steps, the parents, then it's fine, and taking them in the pool, it's pretty easy, because once they are in the pool, they are very easy to manage. So she swims independently. She is a patient of, in fact, erythrograposis multiplex congenita, so that's another genetic disorder. So she comes regularly for the physio because that gives her the maintenance. I'll talk about her later, that. And there is another method that we can, another way for taking the patients inside. So this is a hydraulic lift. So we can have this kind of a lifts also in our pool side. So which, like, now this is the entrance in the pool. So it goes up completely, then goes sideways, and then we can take the patient directly from this chair to the wheelchair. Okay. This is complete transfer from a wheelchair to the chair and then getting entry in the pool. So this is a hydraulic lift that operates with the button. Okay, now the child who I was just shown there, so we can see, so we could see some differences in him. So we do not have the exact the differences videos, but yeah, we can see some changes in this child over here. So this was his earlier videos. Look at his uh, timing of this, and then when he stands. Okay, here, and then here, look at the fast action over here. Hmm? So he does it in a little better way. When you can see the hypertrophy in his calf muscles over here. He is able to do it in a little faster way in the second video. So we are still working, because this is the main action where the muscular dystrophy children gets major. So this is the main taste what we always suggest for all patients to go with it. So we can have the group therapies also for our muscular dystrophy children. So here this is a breathing exercises with the ball. Everyone they are doing it. So this is kind of a competition also. We can put for our children, who comes first, who can blow more. So it can be nice enjoyable session. So this is just one example. I have not put any videos, but just the kind of a picture of a group therapies, how we can plan that. Yeah. And this is our pool in my center. So my pool is around 10 by 20. This is 20 and this is 10, uh, which is a 4 feet depth. So basically, the therapeutic pool requires the 4 feet depth. And I have kept this mirror over here, so the glass over here, not mirror, where I can take the underwater videos. So if I really want to know the movements of my child, what happens inside, how they are walking, whether they are walking on a toes or keeping their legs straight, how the movement, कितना knee flexion हो रहा है, कितना hip में ये हो रहा है, वो सब चीजें अगर मुझे देखनी रहती हैं तो मुझे ये वीडियोस लेके फिर इजी पड़ता है. सो एज आई मेंशन दैट कि मैं इतने साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड मैं सिखाने के लिए भी जाती हूँ. सो पूल मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑल्सो. सो आई हैव माई टीम, बिकॉज मैं जब सिखाने के लिए जाती हूँ, जब पार्टिसिपेंट्स को खुद के पूल बनाने रहते हैं तो सबको बहुत इश्यूज आ जाते हैं. सो आई हैव एन एक्सपीरियंस. दिस इज माई सेकेंड पूल विच आई हैव कंस्ट्रक्टेड. So this has turned out really well with all the trial and error and everything. So I have developed my complete team for that. So anybody is interested in like 4 5 parents together in any of the cities and all, they can definitely connect with me for this. Now, this was all about aquatic therapy. Now, what as and the muscular dystrophy parents expect from this? So we all know that this is progressive condition, but it varies by child. It varies by child. A wheelchair often needed later in childhood. Maintenance for the respiratory and cardiac condition is must condition, must to do things for all the parents. Ongoing support from a medical team is always required. So you should always have one physician in handy if they have any kind of the respiratory problems happens at night. अब immediately कहीं पे किसी को hospitalize करना पड़ना है, तो we should have that medical team in our hand. Quality of life. So we know that condition progressive है, जो भी है वो है, हमें थोड़े उनके लाइफ्स में और उनके लाइफ में और एज डालना है, व्हाट वी कैन से, और उनका लाइफ हमें बढ़ाना है. वो बढ़ाते हुए लाइफ में हम लोग कितना क्वालिटी भी डालते हैं, उसके लिए
हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। सो द फिजियोथेरेपी एंड द एक्वाटिक थेरेपी आर द मेजर थिंग्स which gives a better quality of life for the children. Medicines is the different part that can be considered, that can be discussed later. But yeah, what as per my experience, physiotherapy and the aquatic therapy are the one who actually gives a good quality of life to your children. Leaving with DMD. So all the parents should know the importance of routine. So morning में भी hygiene कैसे develop कर maintain करना है क्या? I think the you parents must be are the expert in all these things. Importance of routine कितना? So अगर morning उठने के बाद if you know that oxygen level of your child is not good enough, so maybe begin with some breathing exercises. Just deep breathing exercises. Take a deep breath and out for a 5 seconds. Keep a रेस्पिरेटरी स्पायरोमीटर। आई थिंक आपको पता होगा स्पायरोमीटर क्या होता है। तो वो स्पायरोमीटर हमेशा हमारे घर पे एक रखना ही रखना है। सो बच्चे ज्यादा से ज्यादा होता है कि नहीं ये ब्रीदिंग टेक्निक मुझे बोर हो रहा है, मुझे नहीं करना है, ये बहुत मोनोटोनस हो जा रहा है, तो देन दैट स्पायरोमीटर से एटलीस्ट एक बॉल भी ऊपर आ जाता है तो वी अंडरस्टैंड। एंड हमारे लिए भी बेटर होता है कि हमारे बच्चे का रेस्पिरेटरी कंडीशन का हेल्थ, रेस्पिरेटरी हेल्थ कितनी अच्छी है। आज बच्चा एक बॉल ऊपर ले रहा है, दूसरा 5-6 डेज के बाद दूसरा भी आ रहा है, बट अगर वो नीचे जा रहा है, अरे कल तक तो मेरा बच्चा एक बॉल इतना ले आ रहा था, अभी तो नीचे जा रहा है, ओके, सो देन वी रियली आर कंसर्न्ड अबाउट इट। तो वी कैन थिंक नो माई चाइल्ड रेस्पिरेटरी हेल्थ इज डिटोरिएटिंग, लेट मी वर्क मोर ऑन दिस। सो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं वो हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। Family support is definitely required in that. Adaptive equipment, so proper bed, if how like a bed also should be designed in a such a way that from the bed to wheelchair transfer should be easy. Ventilatory support as the handy ventilatory, so BiPAP, so उसके लिए भी कैसे हमें उसके रूम में वो सब सेटअप करना है। सो फॉर दैट ऑल्सो वी शुड ऑलवेज हैव द इक्विपमेंट्स रेडी। अगर हमें उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए तो इट शुड बी हमारे बिल्डिंग में या सोसाइटी में द लिफ्ट इज द मेजर थिंग दैट वी शुड ऑलवेज हैव इट। सो वो सब चीजें भी हमें हमेशा कंसिडर करनी है। एवरी टाइम इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स कैरी दैट चाइल्ड एंड देन कैरी करके 3-4 मंजिले नीचे उतर के उसको लेके जाना है, ये सब चीजें थोड़ा तो ये डिफिकल्ट जाएगा आपके आपको पेरेंट्स के लिए। तो हमेशा ये सब चीजें भी ध्यान में लेना रखना है। अगर आप नया घर ले रहे हो या फिर है तो अगर लिफ्ट के लिए प्रोविजन कर पा रहे हैं क्या हम लोग, ये सब चीजें थोड़ा देखना है। सोशल इंक्लूजन टिप्स, तो सॉरी स्कूल इंक्लूजन टिप्स। सो स्कूल में भी सो दे दे आर लाइक अ गुड इंटेलेक्चुअली, इतना भी बहुत बुरे नहीं हो पाते हैं काफी बच्चे। प्रॉब्लम सिर्फ फटीक का होता है, ओके, फटीक यानी लिखने में फटीक हो जाता है, वो नहीं कर पाते। तो हम लोग कितना उनको टैबलेट्स पे या फिर आईपैड्स पे अगर उनको, सो फिंगर टाइपिंग इज रियली इजी ऑन द आईपैड ऑन ऑल। अगर स्कूल में ये सब चीजें इजीली एंड वी कैन गिव द लेटर टू देम द स्कूल मैनेजमेंट एंड अलाउ देम रादर देन जस्ट राइटिंग दे कैन टाइप फ्यू वर्ड्स। तो ये सब इंक्लूजन जो लेना है वो इजी, थोड़ा इंक्लूजन फ्री स्कूल रहता है तो वो ज्यादा बेटर है, दैट व्हील चेयर के साथ ही वो आपके बच्चों को उधर बिठाए एंड देन दे टीच देम। ये सब चीजें थोड़ा आप ध्यान पे रख सकते हैं। इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। Mental health support for the child and family, sibling support, and joining support group like a Bharat MD, that will always, so all these people from the Bharat MD are aware about, they are trying to spreading awareness everything everywhere। So वो तो definitely एक part है कि आप ऐसे social group से attach हो जाओ कि आपको ज्यादा help मिलेगी सब एक दूसरे को help करने के लिए। Yeah, so thank you. So this was me. So these two are my aquatic therapy mentors, which I have learned from them. Yeah, okay, thank you. Now I'm open for the question sessions now. Thank you, Dr. Deepti. Anyone has any questions? I request you to please raise your hands. Based on that, we'll move on. We have a question in the chat. Okay, shall I check it? 1 minute. Yeah.
क्या Okay. स्कोलियोसिस को ठीक किया जा सकता है? हाँ, 1 minute. DMD patient, treatment age 25. Please help me, treatment management. एक हाँ, सो डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रोफी पेशेंट, ट्रीटमेंट एज 25. प्लीज हेल्प मी द ट्रीटमेंट मैनेजमेंट. ओके, सो 25 एज के ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के लिए आपको एक तो ब्रेस्ट सपोर्ट चाहिए बच्चों को, क्योंकि वो फिर आपके बच्चों का जो स्पाइन है एंड द पॉस्चर है वो हमेशा सपोर्ट में रखेगा. व्हीलचेयर बाउंड एकदम से बच्चा है, उसको कितना मोबिलिटी, सो एवरीडे व्हीलचेयर पे बैठे बैठे या बेड एक्सरसाइजेस भी है वो जरूरी है, वो मैनेजमेंट आप कर सकते हैं. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूरी है. एंड अगर उसको आपको रेगुलर फिजियोथेरेपी लेने के लिए नहीं जाने हो रहा है, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड एक्वाटिक थेरेपी, क्योंकि उसमें जो मूवमेंट्स होंगे तो आपके बच्चों को बाकी सब इसमें भी हेल्प करेगा, थोड़ा एक्टिविटी उसको डेवलप करने के लिए. और मैं इधर पूछ सकती हूँ क्वेश्चन में कि आपके बच्चों को वेंटिलेटरी सपोर्ट लगाया है अभी, यानी बाईपाप पे डाला है 25 एज बोलने के बाद? No, I am not able to see the answer now. Okay, fine. 2 new messages. No. He said no. He said no. Yeah. नहीं डाला है ना वेंटिलेटरी सपोर्ट में. या देन इट्स फाइन. सो यू कैन डेफिनेटली कंटिन्यू विद द स्पायरोमीटर ऑल्सो, व्हाट आई सेड दैट, एंड द ब्रेस. अगर ब्रेस नहीं लगाया है आपको बच्चों को तो वो आपको देना ही देना है, क्योंकि उससे आपको स्कोलियोसिस डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं. जितना हाथ का यूज कर पा रहे हैं आप, वो हाथ से जितना आपको हाथ के हैंड फंक्शंस इंप्रूव करने हैं उसके लिए आप थोड़ा ट्राई कीजिए ज्यादा. सो हैंड एक्सरसाइजेस रेगुलर बेसिस पे करना है आपको. Yeah, the second question is क्या स्कोलियोसिस को ठीक किया जा सकता है? The first one was a different patient. The हाँ, second one is a father. ओके ओके फाइन. सो स्कोलियोसिस को डिपेंड करता है कि कौन से इसमें आपका स्कोलियोसिस, सो आई शुड नो कौन सा क्या एज है आपका स्कोलियोसिस, आपके बच्चे का, एंड स्कोलियोसिस का जो एंगल रहता है वो कितना है. अगर हम लोग 18 साल के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चों का स्कोलियोसिस वो लेवल पे है, तो वो लेवल पे अगर फिक्स्ड हो जाता है तो 18 साल के बाद हम लोग उसको ज्यादा करेक्शन में नहीं डाल सकते हैं. ओके, तो फिर उसके लिए से सर्जरी ऑप्शन रहता है. वो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को हम लोग एडवाइज नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मसल वीकनेस जो रहता है वो फिर बाद के डेवलपमेंट के लिए इशू हो जाता है. अगर उसके पहले आपके बच्चों को स्कोलियोसिस है तो उसके पहले हम लोग काफी चीजें कर सकते हैं. देर आर द स्कोलियोसिस बेस्ड एक्सरसाइजेज ऑल्सो. एक्वाटिक थेरेपी तो है, बट हम लोग एज अ टीम हम लोग आरुष में वी हैव अ श्रॉट थेरेपिस्ट. तो श्रॉट इज द टेक्निक विच एक्चुअली वर्क्स ओनली ऑन द स्कोलियोसिस. सो माई टीम एंड माई सेल्फ आर एक्चुअली सर्टिफाइड इन दैट. वी वर द वन, हम लोगों ने ही मुंबई में वो कोर्स लाया था. इंडिया में वी वर द फर्स्ट वन टू ब्रिंग दैट कोर्स फॉर द स्कोलियोसिस. तो स्कोलियोसिस के ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी हैं. एंड द बेस्ट वे अगेन आई एम सेइंग द ब्रेसिंग ऑफ योर चाइल्ड टू रिड्यूस द स्कोलियोसिस. स्कोलियोसिस का ज्यादा बढ़ना कम करने के लिए ब्रेसिंग ऑफ द चाइल्ड, ब्रेस पहनना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, या नो आई डू नॉट हैव एनी सेंटर इन बैंगलोर, सॉरी. Deepti ji, we have another question in it saying LGMD. Will it be आईजी, helpful for LGMD आईजीएमडी. condition? LGMD is a different type of muscular dystrophy. Yeah, got it. It should be, because see, what we do it in a aquatic therapy, it's basically we work on the muscles more. Okay, मैंने जैसे बायंसी है तो जो मूवमेंट्स हम लोग बाहर करने के लिए डिफिकल्टी जाती है तो हमें वो पानी में इजी हो जाती है. तो दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर ऑल कंडीशंस इनफैक्ट. तो वैसे हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, सिर्फ मुझे लंग कंडीशंस देखना पड़ता है, रेस्पिरेटरी कंडीशंस थोड़ा देखना पड़ता है. अगर मुझे पानी में कितना ज्यादा डीप लेके जाना है बच्चों को, क्योंकि अगर उसको ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसमें पानी के प्रेशर से, वो कभी कभी उसको डिफिकल्टी होती है रेस्पिरेशन के लिए, तो वो सब मुझे थोड़ा ध्यान में रखना है. बट अदरवाइज यस, इट कैन बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर आईजीएमडी ऑल्सो. FSHD or person also, can he? FSHD, Hmm. where it is?
FSHD, I don't know about this condition. What is FSHD? It's a different form of muscular dystrophy where there will be mobility. Few of them have mobility. Only the हाँ upper हाँ. part is mostly affected. For few patients. Okay, 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 fine. Yeah. So as I mentioned, हाँ, so ये हर एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी पेशेंट्स के लिए काम कर सकता है. ओके. सो एज आई सेड कि पानी के जो इफेक्ट्स है वही हमें ध्यान में रखने हैं. एंड हमारे बच्चों में क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है, अगर आप थेरेपिस्ट को जाके बताते हैं तो हम लोग उसी डिफिकल्टीज में पानी में डिफरेंट तरीके से काम कर सकते हैं. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल मस्कुलर डिस्ट्रोफी कंडीशंस. ओके. एंड मेरा बेटा 5 साल का है जिसको डीएमडी एक्सॉन्स डिलीशन 44 to 47, उसके लिए क्या सजेशन है? और आपको हाइड्रोथेरेपी सेंटर ग्रेटर नोएडा में भी है क्या? नहीं, मेरा सेंटर नहीं है ग्रेटर नोएडा में भी. वी हैव ओनली इन मुंबई एंड आई हैव वन इन अलीबाग ऑल्सो, बट नॉट आउट ऑफ महाराष्ट्र. एंड या एक्सॉन डिलीशन के लिए अगर है 5 साल का, ये काफी इफेक्टिव. इनफैक्ट 5 साल के बच्चों में हम लोग, सो द वीडियो मैंने अभी आपको जो बच्चे का दिखाया है, ही इज अराउंड दैट एज ओनली. ओके, ही इज अराउंड 4.5. सो ये बच्चों में दिस इज द बेस्ट वे एंड द बेस्ट टाइम टू डील विद. सो आई कैन सी चेंजेस इन दैट पर्सन. उसका फटीग लेवल बहुत कम है, सब में बात नहीं कर पाई उसमें, बट देन उसका फटीग लेवल बहुत कम है, उसका चलना ज्यादा हो गया, उसके स्टेयरकेस में पहले जो उसको हेल्प लगता था वो अभी कंप्लीटली बंद हो गया है. सो ये सब चीजों में हमें काफी इंप्रूवमेंट दिख रही है. बात करने में ही इज प्रिटी एक्टिव नाउ, आंसरिंग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आल्सो ही इज एबल टू आंसर. सो 5 साल का बच्चा है आपका, सो यू शुड गो फॉर इट. इट वुड बी डेफिनेटली हेल्पफुल. Yeah, I have a question, Dr. या Deepti. या Okay. At what age we should start? Is there any age limit saying इतने साल बच्चे को, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वीकेंड मैंने पहले भी मेंशन किया है कि हम लोग जैसे 2 साल 1.5 साल का बच्चा रहता है, हमें पता चल जाता है, हम लोग वहां से स्टार्ट कर देते हैं ना, तो प्रोग्रेशन में ना हम थोड़ा हॉल्ट ला सकते हैं, स्लो कर सकते हैं. हॉल्ट भी नहीं, बट स्लो कर सकते हैं. ओके. और दिन ठीक है. में वन मोर क्वेश्चन वी हैव, हाँ हाँ. हाइड्रोथेरेपी पूल में और नॉर्मल स्विमिंग पूल में क्या डिफरेंस है? हाँ, सो हाइड्रोथेरेपी पूल, एज इन सी हाइड्रोथेरेपी एंड एक्वाटिक थेरेपी, इट्स वन ऑफ द सेम नेम. सिर्फ हाइड्रोथेरेपी का हाइड्रो एज इन वी कॉल इट इन इंग्लिश एंड द एक्वा इज द ग्रीक वर्ड. तो सिर्फ वो नाम का डिफरेंस है उसमें, अदरवाइज इट्स ऑलमोस्ट द सिमिलर. व्हाट इज हाइड्रोथेरेपी इज बीन, दिस नेम has been used earlier, now everybody uses it as a aquatic therapy. So and yes, there is a lot of difference. So normal swimming pool में अगर आप जाते हैं तो नॉर्मल स्विमिंग पूल का डेप्थ हमें बराबर पता नहीं रहता है. तो वो डेप्थ में हमें कितना बच्चों को लेके जाना है, क्या है, वो एक रहता है. एंड नॉर्मल स्विमिंग पूल का टेम्परेचर हमें कंट्रोल में नहीं रहता है. इट्स लाइक आप किसी भी, सिर्फ समर में आप जाते हो तो थोड़ा मिलेगा आपको, बट वो भी जो हमें 30 से 34 डिग्री जो मैंने बोला है वो नहीं मिलता है हमें. हमारा नॉर्मल टेम्परेचर भी अराउंड 29 डिग्री तक ही रहता है पानी का, अगर आप समर में भी जाते हो तो. सो दैट वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता है, वो एक रीजन है. एंड चांसेस ऑफ लाइक अ इन्फेक्शन एंड द हाइजीन, नॉर्मल स्विमिंग पूल में काफी इधर उधर के लोग आते हैं, क्लब्स हैं, स्विमिंग क्लासेस, कोचिंग वगैरह सब रहता है. तो उसमें तो हमारे बच्चे के लिए हाइजीन मेंटेन करना वो भी एक मेजर ये रहता है. तो हम हाइड्रोथेरेपी थेरेपिटिक पूल में वो हाइजीन इजीली मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि हमारा क्लाइंटल ही उतना, पेशेंट्स का इतने ही रहने वाले हैं, उतना ही होता है. हमारे ग्रुप ग्रुप में या फिर 1000 से ज्यादा लोग एवरीडे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पूल यूज कर रहे हैं, वो नहीं होता है ऐसे. Okay, so there is a lot of difference. And the therapies, what I can always say, it's always better to do it in a therapeutic pool rather than a swimming pool. अगर आपको नहीं है availability of the therapeutic pool, so आप थोड़े टाइम के लिए लेके जा सकते हैं आपको बच्चों को, but that also I can consider only in summer. But rainy season and the winter में फिर से पूरा आपका ब्लॉक हो जाता है सब चीजें फिर. वन मोर दीप्ति. हाँ हाँ. How many sessions should be taken in a week? Yeah. Ideally, like
आइडियली वी गो फॉर 2 सेशंस, तो वो थोड़ा इफेक्ट हमें दिखता है. Okay, so 2 sessions in a week, that's pretty good for the maintenance and the carry out. So 2 week, twice in a week, we can go for a 30 to 40 minute session max, because the kids are not able to do many activities beyond that, and we have to give a enough break for every child. बहुत ब्रेक ब्रेक दे दे के वी हैव टू कीप आस्किंग, आर यू फाइन, फटीग नहीं है ना, क्योंकि पानी में बहुत काम होता है. हम लोगों को समझ में नहीं आता है, बट पानी में बहुत काम होता है. सो कभी कभी बच्चे थक जाते हैं, एक राउंड चलने में भी बच्चे थक जाते हैं ऐसे. तो वी हैव टू कीप आस्किंग, एंड देन वी हैव टू गो विद देयर पेस. सो वो 30 से 40 मिनट्स विद गिविंग ब्रेक्स, we have to do the session, and twice in a week should be enough for them for maintaining their mobility. Great. Are there any instances wherein we should not take them to the hydrotherapy? I mean, fever है, cold है, ऐसा कुछ? So fever, I avoid. Fever, it's better not to go to the pool. But cold and cough, basically चल जाता, as long as if there is not too much of a runny nose and all, and the child is not comfortable coming to the pool, then it's fine. Fever नहीं चलेगा. Any kind of the infection, like what you can say, any kind of the skin bruises or anything, or any wounds if he has developed. So we really need to have the good waterproof dressing for that. So that you can do it, but if that sometimes that causes the irritation also, तो फिर अगर उस टाइम पे अगर नहीं लेके जाओगे तो चलेगा. फीवर में आई डोंट एडवाइज. एंड मैंने रेस्पिरेटरी कंडीशन का जो बोला है, तो उसमें भी आपको देखना है कि कितना रेस्पिरेटरी कंडीशन आपका बच्चा पानी में बेयर कर पाएगा. क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो वो थोड़ा फिजियोथेरेपिस्ट का पार्ट रहता है, टू जस्ट प्रॉपर ऑब्जर्व एंड देन बिगिन विद द ट्रीटमेंट. ऐसे. Okay. People are asking your center details if you. Shall I type it over here, or you can share it with them in the groups? Anything is okay. It would be better if you should do it here itself. Fine. So my mobile number is my contact number. I'll just type it. An address, I'm in Mumbai, Borivali West. And you can just call me also. So whenever you need anything, I can just guide you with my address. And Syed is asking one more question. Are you there? I feel the video is. Deepti, are you there? I think there is some technical problem at Deepti's end. Anyone has any questions? I hope you people are able to unmute yourselves. If not, please do let me know.